हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो क्लास 8th से रिलेटेड है और आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, तो अब हम अपना ये लेसन स्टार्ट करते हैं। औरंगज़ेब लास्ट रूलर था मुग़ल एम्पायर का। ठीक है, और जहाँ पर औरंगज़ेब ने अपना लास्ट कंट्रोल स्टैब्लिश करा था वो जगह थी इंडिया। ठीक है, और औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी 1707 में। अब जैसे इस लेसन का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, जब ईस्ट इंडियन कंपनी बनी थी ब्रिटिशर्स के आने के बाद, तब से ट्रेड शुरू हुआ था कि इंडिया अपने जो भी कमर्शियल है, मतलब जो कैश क्रॉप्स है, वो बाहर के देशों में बेचता था, जैसे कि ब्रिटेन। और इसमें भी इंडिया से इंडिगो, कॉटन और जूट जैसी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटेन में। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स फास्ट। 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक चार्टर मिला था। जो इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन एलिज़ाबेथ वन, उन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी को ये चार्टर दिया कि वो इंडिया में जाके अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं और वहाँ से जो ट्रेड है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी ट्रेड की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो एज एक ईस्ट इंडियन कंपनी के मेंबर बन के इंडिया में आए थे। ठीक है, और उस टाइम पे वो इंडिया को कैप्चर करने के लिए नहीं आए थे, ना रूल बनाने के लिए आए थे। वो बस एक चार्टर की वजह से अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में आए थे। और जो ये चार्टर था, इसमें ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ओशंस के अक्रॉस जाकर अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकती है। वहाँ के जो गुड्स है उन गुड्स को चीपर रेट में ख़रीद कर ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ में बेच सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो ये ईस्ट इंडियन कंपनी का चार्टर था जो क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने दिया था, वो यही था कि ईस्ट इंडियन कंपनी ओशंस के अक्रॉस जाके अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकती हैं और जो गुड्स है उनको चीपर प्राइस में बेच सकती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी, क्यों इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी। अब हम पढ़ेंगे द रॉयल चार्टर। इस रॉयल चार्टर में एग्जैक्टली था क्या। अब इस चार्टर में ये एक चीज़ थी कि जो भी बाहर की यूरोपियन पावर्स थी वो अगर इंडिया में या इंडियन मार्केट्स में एंटर कर रही है तो हम उनको मना नहीं कर सकते कि आप क्यों एंटर कर रहे हो हमारी इंडियन मार्केट्स में और क्यों आप हमारी इंडियन मार्केट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ठीक है, इस टाइम पे जो वास्को डिगामा थे, जो एक पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर थे, उन्होंने सी रूट्स को डिस्कवर करा था 1998 में। ठीक है, फ़ाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क इंडिया में प्रोड्यूस, मतलब इंडिया में बनाया जाता था। और वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो उसी सिल्क और कॉटन को लेकर यूरोप की मार्केट में बेच दिया करते थे। और यूरोप मार्केट उस टाइम पे इंडिया की वजह से सबसे बिगेस्ट मार्केट बन गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ इंडिया में कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होता है वो किसी और कंट्री में नहीं होता था। तो ब्रिटिशर्स वही फ़ायदा उठाते थे कि वो इंडिया से सामान लेकर यूरोप की कंट्रीज़ में देते थे और जिसकी वजह से वो यूरोप कंट्री ऑल ओवर पूरे सारे कंट्रीज़ में ट्रेड करती थी। और तब जिसकी वजह से जो यूरोप था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मार्केट बन गया था उस टाइम पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड बंगाल में स्टार्ट कर दिया तब क्या हुआ। इंग्लिश फैक्ट्री जब फॉर्म हुई थी तो वो 1651 में हुई थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो। और कब फॉर्म हुई थी, 1651 में। यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल बंगाल में स्टार्ट हो चुका था। 1651 से ही ट्रेडर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, जो भी उनका कंपनी से रिलेटेड काम था। वो जो फैक्ट्री थी वहाँ पे वेयर हाउसेस थे जहाँ पर वो लोग अपने गुड्स को स्टोर करके रख सकते थे। ठीक है, अब मान लो किसी ने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करी है किसी अनदर कंट्री में। ठीक है, और तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो वो मर्चेंट होगा उसको वहीं पर आसपास अपना घर लेके रहना पड़ेगा कि वो बार बार देख सके कि उसकी फैक्ट्री में कैसे काम चल रहा है या क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो ऐसे ही ट्रेडर्स थे, जो भी मर्चेंट्स थे, वो उसी फैक्ट्री के आसपास सेटल हो गए थे कि वो निगरानी रख सके अपनी फैक्ट्री में। ठीक है, 1696 में वो जो कंपनी थी उसने अपने फ़ोर्ट बनाने शुरू कर दिए जहाँ पर उन्होंने अपने सेटलमेंट, मतलब अपने घर बनाए थे वहाँ पर। उस कंपनी को 2 साल हो गए थे इस्टेब्लिश हुए। उसके बाद जो मुग़ल ऑफिशियल्स थे उन्होंने ज़मींदार्स को राइट दिया
कि वो लोग वहाँ पर कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, लैंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पर ध्यान दें, ये सब चीज़ें करके। और उस टाइम पे जो मुग़ल एम्परर थे, उनका नाम था औरंगज़ेब, जो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दे रहे थे कि वो अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और जो भी सेटलमेंट या जो भी उन्हें जैसे भी रहना है वो रह सकते हैं। ये किसने उन्हें राइट दिया था? औरंगज़ेब ने, जो एक मुग़ल एम्परर थे उस टाइम पे। अब हमारा टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड्स टू बैटल्स। अब ट्रेड हो रहा था, यूरोपियन कंट्रीज़ में चीज़ों को एक्सपोर्ट करा जा रहा था इंडिया से, तो धीरे धीरे करके ये ट्रेड एक बैटल में कन्वर्ट हो गया, लड़ाई में कन्वर्ट हो गया। अब ये कैसे कन्वर्ट हुआ, हमें ये पढ़ना है इस टॉपिक पे। 18th सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल्स के बीच में। अब हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने अपनी सबसे पहली कंपनी को बंगाल में इस्टेब्लिश करा था, तो वहाँ के जो भी नवाब्स थे, वहाँ के जो भी रूलर्स थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करा, ठीक है। उनके साथ उनकी बैटल और वॉर स्टार्ट हुई। अब इस बैटल में, इस कॉन्फ्लिक्ट में जब ये लोग लड़ रहे थे, तो जो औरंगज़ेब थे उनकी डेथ हो जाती है। और जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो जो भी उनके नवाब्स होते हैं या जो भी उनके सिपाही होते हैं या वहाँ की जो भी प्रजा होती है, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ऑफिसर्स अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उनकी पावर भी उनसे छीन लेते हैं और अपनी पावर को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर देते हैं वो लोग। और इस कॉन्फ्लिक्ट में सिराजुद्दीन औला भी थे, जो एक नवाब थे बंगाल के। और जो भी रेवेन्यूज़ या जो भी अमाउंट का ध्यान नवाब्स रखते थे, जो रूलर्स रखते थे, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया और सारी अथॉरिटी अब ईस्ट इंडिया कंपनी संभालने लग गई, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है द बैटल ऑफ प्लासी। अब इसमें पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। इस बैटल ऑफ प्लासी में जो अलविल्दरी खान थे, उनकी डेथ हो गई थी 1756 में, ठीक है। उसके बाद जो सिराजुद्दीन दौला थे, वो नवाब बन गए थे बंगाल के, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी थी वो अपनी पावर के बारे में परेशान होने लग गई, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब टेंशन में आ गई कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी पावर को कैसे बनाए और जो रूलर है बंगाल का, जो सिराजुद्दीन दौला है, उसको एक पपेट की तरह कैसे नचाए, उसको अपने इशारों पे कैसे काम करवाए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे सोचने लग गई थी। अब जो सिराजुद्दीन औला थे, उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको बोला कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में दखलंदाजी मत दो, ठीक है। आप हमारे कोई भी डिसीजंस मत लो, जो है वो हम खुद लेंगे, ठीक है। बट ये चीज़ फ़ेल हो गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने उनकी चीज़ सुनी ही नहीं। उन्होंने बंगाल के रूलर की बात नहीं सुनी, उस नेगोशिएशन को इग्नोर कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो मना कर दिया सिराजुद्दीन दौला को कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। अब जो सिराजुद्दीन दौला थे, उन्होंने अपने 30,000 सोल्जर्स को भेजा इंग्लिश फैक्ट्री में, और वहाँ पर जाके जो भी उनके कंपनी के ऑफिशियल्स थे, मतलब जो भी उनके कंपनी में काम करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स के कंपनी में काम करते थे, उनको अरेस्ट करवा दिया अपने 30,000 सोल्जर्स की मदद से, ठीक है। अब वही जो 30,000 सोल्जर्स थे, उन्होंने कोलकाता की फैक्ट्री में जाकर जो भी कंपनी ऑफिशियल्स थे उनको भी वहाँ से भी अरेस्ट कर लिया। अब जब ये न्यूज़ फैली कि कोलकाता का डाउनफॉल हो गया, डाउनफॉल इन द सेंस मतलब कोलकाता में लड़ाई हुई है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसके बाद मद्रास से फ़ोर्स आती है। जो रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, वो अपने सोल्जर्स को लेकर आता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कंपनी थी रॉबर्ट क्लाइव की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने देखा कि भाई कोलकाता में तो सिराजुद्दीन दौला के सोल्जर्स ने ऐसे लड़ाई करवा दी, ये सब करवा दिया, तो अब हम भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी आर्मी बनाई और अपनी आर्मी की लड़ाई करवाई सिराजुद्दीन दौला के साथ। ऐसे ही सेम उन्होंने कोलकाता में भी उनके कंपनी ऑफिशियल्स को अरेस्ट करवा लिया था। उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर थे, लीडर थे, उन्होंने 1757 में अपनी कंपनी की आर्मी बनाई अगेंस्ट सिराजुद्दीन दौला और उनके साथ लड़ाई करी, ठीक है। और इसी लड़ाई को बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे बोला गया है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस लड़ाई में जीत जाती है और जो सिराजुद्दीन दौला थे वो हार जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं बैटल ऑफ प्लासी इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये एक ऐसी पहली लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के साथ जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था 1757 में। और ये लड़ाई एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीती थी अगेंस्ट इंडियंस,
ठीक है, अगेंस्ट अ रूलर। ठीक है, इसलिए बैटल ऑफ प्लासी बहुत फेमस लड़ाई थी उस टाइम पे और आज भी है। अब जब सिराजुद्दीन औला हार गए थे तो उसके बाद मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया था। जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि जो भी नवाब होगा वो उनकी हेल्प करे किसी भी एग्रीमेंट को पास करने के लिए, ठीक है। पर जो मीर जाफ़र थे उनसे ये चीज़ संभाली नहीं जा रही थी और उन्होंने इसके अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रोटेस्ट करा, जिसमें उन्होंने ये प्रोटेस्ट करा कि उनको हटाकर मीर कासिम को उनकी जगह पर उनकी पोजीशन पे बिठा दिया जाए। अब मीर कासिम ने एक बैटल फाउट करी जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। इस बैटल में जो मीर कासिम थे वो हार चुके थे और उसके बाद मीर जाफ़र को दोबारा से पावर में आना पड़ गया, दोबारा से नवाब बनना पड़ा मीर जाफ़र को। अब जो मीर जाफ़र थे उनको हर महीने ईस्ट इंडिया कंपनी को 500,000 रुपये देने पड़ते थे कि जिससे जो भी उनका फाइनेंस वो भी वॉर का मैटर है वो सॉल्व हो सके। अब 1765 में जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बोल दिया कि आप बंगाल के वास्ट रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, हम आपको ये राइट दे रहे हैं यूज़ करने का रिसोर्सेज को, ठीक है। अब इसके बाद जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, इंडिया से बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों में, ब्रिटेन में, यूरोप में एक्सपोर्ट होने लग गई और बहुत सारे गुड्स ऐसे थे जो इंडिया में इंपोर्ट करे जाते थे ब्रिटेन से, मतलब ब्रिटेन से इंडिया में कुछ चीज़ें लाई जाती थी। अब जो भी गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से इंडिया में इंपोर्ट होते थे वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, मतलब उस इंपोर्ट को धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया, ठीक है। तो यही था हमारा टॉपिक, द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।